हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। और इसमें चैप्टर जो पहला है संसाधन एवं विकास, उसके सारे एमसीक्यू आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एमसीक्यू सीरीज़ को। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। तो ये कहता है कि संसाधनों के वर्गीकरणों में असुमिलित युग्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव के रूप में वर्गीकरण किया जाता है संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका राइट है। और दूसरा है कि साम्यता के आधार पर विकसित भंडार संचित कोश, तो ये सुमिलित नहीं है क्योंकि इसके अंदर आएगा नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। और तीसरा पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये स्टेटमेंट राइट है। और चौथा है कि विकास के स्तर पर नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। विकास के आधार पर विकसित भंडार और संचित कोश इसमें आएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये पूछ रहा है कि इसमें असुमिलित युग्म को आपको चुनना है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सही उत्तर है इसका वो है आपका दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि हवा अनवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि हवा जो है वो नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि संसाधनों का निश्चित और आवश्यकता के अनुसार विदोहन हमारी पृथ्वी के लिए उपयोगी है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इसमें ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, केवल दूसरा इसमें सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा जी, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है। तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है। तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है। पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट है कि देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 20% भौगोलिक क्षेत्र बाधित है, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है। तो मैं आपको बता दूं कि देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 20% नहीं बल्कि 33%, कितने 33% भौगोलिक क्षेत्र बाधित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि मृदा का निर्माण जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार से पदार्थों से होता है, दोनों प्रकार के पदार्थों से होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो केवल इसमें दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा जो है वो पठारी है। तो आपने एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ी होगी उसमें पहला चैप्टर जो है उसमें ग्राफ भी दे रखा है, तो मैं आपको वो दिखा दूँ। तो ज़रा एक सेकंड देखिए। तो ये जो ग्राफ है वो आप देखिए कि इसमें जो प्लेन दे रखे हैं वो आपके जो मैदान दे रखे हैं वो आपके 43% हैं, और जो आपके माउंटेन दे रखे हैं वो आपके 30% हैं, और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्लेटो के बारे में पूछ रहा है, तो वो 27% है। कितना प्रतिशत है। 27% है। और ये हमसे क्या पूछ रहा था कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। तो देख रहे हैं आप यहाँ प्लेटो जो है वो 27% है,
प्लेन जो है वो 43% है और माउंटेन आपके जो है 30% एरिया पे फैला हुआ है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो मैंने आपको अभी जो है ग्राफ दिखाया था, उसमें जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा जो पठारी है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा, देश के पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधन, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ये जो बुक का चैप्टर दे रखा है इसमें ये है, आपने पढ़ा होगा, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं और लगभग 43% भूभाग पर मैदान है। ठीक है, 43% भूभाग पर मैदान है और कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। और पर्वत पूरे क्षेत्र पर 30% भाग पर विस्तृत है और वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है, अनुकूल परिस्थितियाँ उनके लिए प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। और देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। कितना प्रतिशत? 27% हिस्सा पठारी है और इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो क्या है, ये जो पठारी है ना, 27% आपको जो दे रखा है, ये क्षेत्र फैला हुआ है और इस क्षेत्र पर खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। ठीक है, समझ में आया? ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी मैंने क्लिप ले रखी थी आपको दिखाने के लिए। यहाँ खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, वनों का अपार संचय कोश है। और तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या कहता है? ये कहता है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के रूप में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। चलिए, तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, वो आपके राइट हैं। तो तीनों कथन क्या हैं, आपके सही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो जलोढ़ मिट्टी जो होगी उसके संदर्भ में ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि इस मिट्टी का निर्माण नदी तंत्रों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है पूरी तरीके से। दूसरा पढ़ लेते हैं कि पुराना जलोढ़ को खादर कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो पुराना जलोढ़ होता है ना उसको बांगर कहते हैं और जो नया जलोढ़ होता है ना उसको खादर कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, चूना पाया जाता है, जो गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए और अन्य अनाजों जैसे दलहन की फसलों के लिए खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो इसमें केवल 2 युग्म आपके सही हैं, 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? ये हमसे पूछ रहा है काली मिट्टी के संदर्भ में। ये पूछ रहा है कि इन्हें रेगून मृदाएं कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा, काली मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पूछ रहा है कि काली मृदा का निर्माण लावा जनक शैलों से होता है। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन आपके क्या हैं? सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहला पढ़ लेते हैं कि काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा, काली मृदा में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो मैं आपको बताऊं फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं होती, बल्कि उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। और तो काली मृदा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना, पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है और दूसरा क्या है, वो रॉन्ग है। तो केवल इसमें एक कथन आपका सही है, पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो पहला पढ़ लेते हैं भूरी वन मृदा से, दूसरा पढ़ लेते हैं विदरी या ज्वालामुखी चट्टान से, तीसरा पढ़ लेते हैं ग्रेनाइट और शिस्ट से, और चौथा पढ़ लेते हैं शेल से या चूना पत्थर से। तो मैं आपको बताऊं ये जो काली मृदा का जो निर्माण, जो रचना हुई है ना, ये हुई है आपकी ज्वालामुखी चट्टान से। ठीक है, लावा के द्वारा। चलिए, ये पूछ रहा है लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु से प्रसार के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि इस मृदा का पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों या भागों में विकसित हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त में से तीनों कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि लैटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें इसमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों आदि क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। जो ये वाली जो मृदा होती है ना, उसमें इसका जो निर्माण है ना उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र व शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने से होता है। ये वाली मृदा ऐसे बनती है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, ये मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। ठीक है, और तीसरा पढ़ लेते हैं कि इस मृदा में पौधे के पोषक तत्वों की पर्याप्तता पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें पौधे के पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो केवल 2 ही कथन इसमें सही है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में असत्य कथन असत्य कथन को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये कहता है पहला कि मरुस्थलीय मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा, मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है काला होता है। जी नहीं, ये तो गलत है। काला नहीं होता, कैसा होता है, उसका जो रंग होता है ना, आपने देखा होगा रेडिश टाइप का होता है, लाल और भूरा मिलेगा या लाल कलर मिलेगा, थोड़ा सा लाल और थोड़ा सा भूरा का कॉम्बिनेशन होता है। और चौथा आपका सही होगा, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। चलिए, इसका जो असुम्मिलित है कौन सा है, वो सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है कि मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है वो काला नहीं होता, बल्कि लाल और भूरे टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में सोपानी अर्थात सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो पहला है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में, दूसरा है पश्चिम और मध्य हिमालय में, तीसरा है पंजाब में और चौथा है हरियाणा में। तो मैं आपको बताऊं, ये खेती जो की जाती है ना, वो की जाती है पश्चिम और मध्य हिमालय में, पश्चिमी और मध्य हिमालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। वनोन्मूलन, हाँ। अति पशुचारण, हाँ। निर्माण और खनन, हाँ। तो नीचे दिए गए कुट का उत्तर जो है हमें सही निकालना है। तो ये तीनों ही कथन क्या है, सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मृदा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहते हुए जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाने से भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इससे उत्खाट भूमि कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि जब किसी क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं, ये कथन जो है वो आपका गलत है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पौधे इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि वे जल्दी जल्दी जो है मिट्टी से पोषक तत्वों को क्या करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, एक तरह से उसको खींच लेते हैं, सींच लेते हैं, समझ लो, उसमें से पोषक तत्वों को
क्या करते हैं, खींच लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए उसका उपयोग कर लेते हैं पोषक तत्वों का। और बचे हुए पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में अत्यधिक वर्षा द्वारा लिंच की जाती है। और बचे हुए पोषक तत्व जो होते हैं ना, उसके साथ क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पे, और इस कारण जो है वो लिंचिंग की समस्या हो जाती है, और इससे मिट्टी जो है ना वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो मृदा होती है ना, उसमें पोषक तत्व की भरपूर मात्रा नहीं होती, बल्कि उसमें कमी पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका पहला वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च तापमान आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्वित अपघटन होता है। तो मैं आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च तापमान और नमी के कारण मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ जल्दी सड़ जाते हैं, और जैसे जैसे जैविक सामग्री सड़ती जाती है ना, और इससे इतनी ही जल्दी रिसाइकिल किया जाता है, और कुछ पोषक तत्व कभी भी मिट्टी तक नहीं पहुंच पाते, जिससे यह लगभग कम उपजाऊ हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वो राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। जो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।